आपको दे रहा हूं, ध्यान रखिए सबको। पहला आइटम होता है 1 और यहाँ 1। अब इसका मतलब समझ गया होगा, मैं लिख रहा हूँ 1 और 1, यानी ये इसका Z है और ये इसका A, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। इसको कहते हैं हाइड्रोजन। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कोशिश करिए इनके ऊपर वाली ये वैल्यू दी जाती है, पर आप ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। देन वी हैव नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन। अब एक बात आप यहाँ नोटिस करोगे, इट्स वैल्यू इज 35.5। यहाँ कुछ पॉइंट में आ रहा है, बाकी जगह होल नंबर आ रहे थे, यहाँ पॉइंट आने लगे। कि पॉइंट क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, पर ये कॉन्सेप्ट पॉइंट वाला आपको समझाऊंगा जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा एवरेज एटॉमिक मास, तब आई विल टेल यू व्हाई दिस इज 35.5। अभी इन्हें भी बस याद कर लो कि ये 35.5। आर्गन, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढोगे तो इट इज नॉट एग्जैक्टली 45, इट इज 44.96 की रेंज में है। मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज यहां पर लिख रहा हूं, ऐसे इट इज नॉट एग्जैक्टली 48 या इट इज नॉट एग्जैक्टली 50, इट इज अराउंड दैट। मैंने अप्रोक्सीमेशन करके उसका मोस्ट स्टेबल आइसोटोप लिखने की कोशिश करी या राउंड ऑफ करके लिख दिया, बस ये अपने को ध्यान रखना है। स्कैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, cobalt, and this is nickel। ये रेगुलर ट्रेंड जरूरी नहीं है फॉलो करिए, 59 या 58 कम ज्यादा होता है ना, रेगुलर ट्रेंड नहीं है एटॉमिक मासेस में या मोलर मास में या मास नंबर में। देन वी हैव कॉपर एंड देन वी हैव जिंक। टिल 30 अपने को ध्यान रखना है ये टेबल, और आगे भी दूंगा जब पढ़ाऊंगा, पर ये अपने को ध्यान। अब यहाँ देखो इनके याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ। ये होता है 63.5 और ये होता है 65.3, 3553 इस तरह से आप याद रख लेना। टिल 30 अपने को एटम और उनके मास नंबर्स मैंने दे रखे हैं।
ध्यान रखने, क्यों? क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी आपको एटॉमिक मास से मोलर मास कैलकुलेट करने में। खासकर ये दिए होते हैं, फिर भी कोशिश करो ध्यान रखने की। खासकर क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, सॉरी कॉपर एंड जिंक, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमनली आस्क्ड। अपार्ट फ्रॉम टिल 20, 20 के अलावा 21 से लेकर 30 तक ये 4 का तो आपको ध्यान रखना है, इनफैक्ट 5। हाँ, स्टैंडर्ड टाइटेनियम वैल्यू के कंपाउंड्स होते हैं, नहीं आते, समटाइम्स दे यूज्ड टू आस्क, है ना, सवालों पर। ये बहुत ज्यादा है, ये 5 इससे, और ये टिल 20 तो ध्यान रखना है। बढ़ने के पहले एक सवाल करते हैं, फिल इन द फॉलोइंग टेबल। ये हो गया प्रोटॉन और P3 माइनस, Mn7 प्लस, आयरन 3 प्लस, से सल्फर Cl माइनस में नहीं आया, इसका 37 वाला आइसोटोप लिखा है ना, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। और एक आ गया आपका, एक और कर लेते हैं, और वो हो गया आपका सिलिकॉन 4 प्लस। ये टेबल अपने को कंप्लीट करनी है, बहुत सिंपल है। अभी जो करा उसी के बस छोटा सा रिवीजन कर ले रहे। आपने इस तरह के सवाल पहले भी करे होंगे, पर ये सब जरूरत पड़ेगी। देखो भाई, यहाँ 15 लिखा है तो z क्या हो गया 15, ये चेंज नहीं होता z, और z हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है, कभी भी चेंज नहीं होगा, न्यूट्रल हो या ना हो, ये सारे न्यूट्रल तो है ही। तो ये भी 15, तो ये भी क्या हो 15। ऊपर वाला क्या होता है 31, इन दोनों को घटाया तो क्या मिला न्यूट्रॉन, यानी कितने हो गए 16। चेंज क्या होता है इलेक्ट्रॉन, तो अगर 15 पहले प्रोटॉन थे, 3 माइनस है, तो माइनस वाली चीज को जोड़ो तो 15 और 3 क्या हो गए 18। ठीक है, अब जैसे है मैग्नीज पर, तो ये नीचे वाला क्या है Z, ऊपर वाला क्या है A, और इन दोनों का माइनस N, तो कितना हो गया 30। अच्छा, Z हमेशा प्रोटॉन के बराबर यानी 25। चेंज क्या हुआ आपके इलेक्ट्रॉन, तो 25 से 7 प्लस का है तो माइनस करो, तो कितना हो गया अगेन 18। लेटर से आयरन 3 प्लस, ये क्या हो जाएगा Z 26, A 56, दोनों का माइनस न्यूट्रॉन, और Z हमेशा बराबर होता है प्रोटॉन के, यानी ये भी क्या हुआ 26। ये 3 प्लस है, तो अगर प्लस है तो घटाओ, तो 26 माइनस 3 यानी 23। जैसे ये 17 और 37 दिए, तो कैसे कैलकुलेट करना है, 17Z हो गया, ऊपर वाला क्या है 37। अब 17Z हमेशा प्रोटॉन के बराबर, इट इज अगेन 37, दोनों का माइनस न्यूट्रॉन, अगर माइनस आ रहा है तो जुड़ेगा, तो 17 और 1 18। सिलिकॉन पर आओ, क्या दिया है Z 14, A क्या है 28, दोनों को घटाया अगेन 14, न्यूट्रॉन आ गए, Z इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन, अगेन 14, 4 प्लस है तो मुझे माइनस करना है, इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10। ये छोटी सी टेबल एक फिल करके प्रैक्टिस के लिए कर लिया आपने, इस तरह के सवाल ऑलरेडी छोटी क्लासेस में करे, पर अपने को जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखो, हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, कैसे छोटी छोटी चीजें आएंगी आगे, डायरेक्ट सवाल नहीं आएंगे पर इनका एप्लीकेशन रहेगा। अब इसी में दूसरी प्रॉब्लम भी करते हैं, जब ग्रुप ऑफ एटम या कोई रेडिकल दिया हो और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं।
मैं आपको एक बात क्लैरिफाई करता हूँ, मैंने टॉपिक शुरू करा था मोल से, मोल में कुछ फॉर्मूले कुछ कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो मैं उसमें फिर एटम से जुड़ी चीज आपको सिखा रहा हूँ, उसमें एटॉमिक मास ही बताऊंगा। पर अभी अपन लोग दूसरा जो सवाल करेंगे वो है इलेक्ट्रिक से एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए चीजों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो। पहला लिखते हैं CO3 2-। पहले मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा और फिर बाद में और प्रॉब्लम्स करते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार मोल के भी फॉर्मूले आगे पढ़ेंगे जहां इनकी जरूरत पड़ती है। तो पूरे CO3 2- में कैसे कैलकुलेट करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखो भाई CO3- कैसे बनाए। एक तो कार्बन है जिसका नंबर होता है 6 और 12, अभी मैंने आपको टेबल दी थी उसका भी यूज कर लेना। ऑक्सीजन है, देखो अब इसका मतलब सुनो, O के नीचे 3 है, इसका मतलब है 3 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या होता है 8 और 16। अब इंफॉर्मेशन को कैसे लिखा, और ये 2- भी है, उसको भी यूज करेंगे अभी। देखो पहले तो इस इंफॉर्मेशन से मुझे क्या मिला कि इसमें 6 प्रोटॉन है, या मैं इसको टेबल के फॉर्म में करता हूं समझाने के लिए। लेट मी राइट इट लाइक दिस। हाँ कि भाई मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई इस तरह की, अभी अपने से गलती है, यहां लिखा मैंने let us begin with proton, then we have neutron and here we have electron। अब मुझे कैलकुलेट करने हैं कि CO3 2- में कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां उनके टोटल आ जाएंगे, टोटल प्रोटॉन सबको जोड़ के लिखेंगे। देखो भाई 6 लिखा है तो इसमें कितने प्रोटॉन हो गए 6। अच्छा, इन दोनों को घटा दिया तो कितने हो गए 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, सिर्फ इसकी बात करो C और O की। और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6, क्योंकि अभी ये न्यूट्रल की तरह लिखा हो। ठीक है, अभी इस 2- को काउंट नहीं कर रहे, ध्यान देना। ऑक्सीजन 8 लिखा है तो 8 प्रोटॉन, पर ऑक्सीजन है कितने 3, तो 3 into 8 यानी कितने हो गए 24। और इन दोनों को घटा रहा हूं तो न्यूट्रॉन आ रहे हैं, यानी एक ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने हैं 8, और ऑक्सीजन है कितनी 3, तो 3 into 8 यानी ये भी कितने हो गए 24। अभी ये न्यूट्रल जैसे ही तो है, तो यहाँ 8 प्रोटॉन है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, पर यहाँ ऑक्सीजन है कितनी 3, सो अगेन ये कितने हो गए 24। तो देखो भाई पहले तो प्रोटॉन कैलकुलेट कर लें, 24 और 6 कितने हो गए 30, न्यूट्रॉन कितने हो गए 30। पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 2- भी आ रहा है, तो वो 2- भी मुझे इंक्लूड करना होगा, तो मैं उस 2- को यहां इंक्लूड कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो 24 से 30 और 2 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होता है। दूसरा सवाल देखो, इस बार टेबल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। PO4 3- सीधे लिख लेते हैं फॉस्फोरस 1531, ऑक्सीजन 618 और 3- भी है, तो लेट मी राइट 3- हो गए। ठीक, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर कि भाई इसमें 15 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों को घटाया सो 16 न्यूट्रॉन आ गए। ठीक है, इन दोनों को घटाया। अच्छा ये मिस्टेक हो गई, ये 8 है, तो यहाँ क्या आएगा 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, और ये 16 लिया, तो ये क्या हो जाएगा 8 न्यूट्रॉन, और ये क्या हो गया 3- वाले जो है ना 3- उससे क्या है 3 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास टोटल प्रोटॉन कितने आ रहे हैं 15 और 8। अब ये ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो मैं इसमें कितने का मल्टीपल करूंगा 4 का, 8 into 4 बराबर 32 प्रोटॉन, और यहाँ है 15 प्रोटॉन, तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए 47 प्रोटॉन। अच्छा न्यूट्रॉन पे आओ, तो फास्फोरस 16 न्यूट्रॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन थे और 4 ऑक्सीजन है, यानी 32 न्यूट्रॉन, यानी ये कितने हो गए 48 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स पर आओ, तो यहाँ कितने हैं 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ कितने हैं 8 into 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है इसमें, तो ये कितने हो गए अगेन 32 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा माइनस वाले, ये ध्यान रखना है। तो क्या बनेगा
47 और 3 50 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप कैलकुलेट करें। ऐसे बहुत से सवाल आएंगे जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की एक दिए हुए मॉलिक्यूल में। हाँ, और देखो एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको क्लियर ना हो तो आप टेबल बना के कर लेना, तब जब प्रैक्टिस हो जाए तो ऐसे डायरेक्ट भी करने की आदत डालिएगा। एक जगह ना ऐसा कर लेते हैं, कटाइन का कोई कर लेते हैं। लेट अस राइट NH4+, इस पे करते हैं। अच्छा है, कैसे लिखेंगे? इसमें नाइट्रोजन लिख ले 714, हाइड्रोजन क्या होती है 1 और 1 और एक प्लस का चार्ज, ये 1+ है ना। यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो 1 मान लेते हैं, 1+। तो यहां से कैसे लिखेंगे? नाइट्रोजन तो एक ही है, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों को घटाया 7 न्यूट्रॉन। यहां पर ये 1 ये भी 1, तो देखो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और दोनों को घटा दिया तो 0 न्यूट्रॉन। इन हाइड्रोजन में तो कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है ना, ध्यान रखना है। अब यहाँ हाइड्रोजन है कितनी 4, यहाँ 4 का मल्टीपल कर दो, तो यहाँ भी क्या आएगा 4 into 1 और यहाँ भी क्या आएगा 4 into 1, यानी यहाँ टोटल 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो, और यहाँ कितने थे 7 और 7 और 7। अच्छा, ये जो 1+ है इसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। जब प्लस होता है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें एक माइनस कर दूंगा। तो पहले प्रोटॉन कैलकुलेट कर ले, 7 यहाँ पर आ रहा है, टोटल 4, यानी 7 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन बराबर 11 प्रोटॉन टोटल आ गए। न्यूट्रॉन 7 और यहाँ तो न्यूट्रॉन है नहीं, यानी 7 न्यूट्रॉन, और यहाँ लिख दिए 0 न्यूट्रॉन, यानी क्या हो गया 7 न्यूट्रॉन है इसके अंदर। अब इलेक्ट्रॉन पर आओ, 7 इसके, ठीक है, और 4 इसके, और एक माइनस कर दो। अगर प्लस का है तो क्या करेंगे -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। आगे टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल का भी करते हैं, जैसे मान लो ले लिया H2O, अमोनिया, इनके करते हैं ना। अभी थोड़ा सा और बड़े मॉलिक्यूल भी करेंगे, प्रैक्टिस के लिए मैंने ऐसा करा है। देखो H2O कैसे लिखेंगे, O और 2 हाइड्रोजन, ये होता 1 और 1, 2 का मतलब समझ रहे हो, ये वाला 2, ये 2 लिखा हुआ है, 2 into 1 है ना, और ये क्या हुआ 8 और 16। तो कैसे कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल है, 8 प्रोटॉन न्यूट्रल ले दो, 8 इलेक्ट्रॉन और दोनों को माइनस करा तो 8 न्यूट्रॉन आ गए। अब हाइड्रोजन पे आओ, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये है 2, तो 2 into 1 प्रोटॉन बराबर 2 प्रोटॉन, 2 into 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया हाइड्रोजन को, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन तो 0 है तो उसको छोड़ दें। तो कैलकुलेट करें, टोटल प्रोटॉन कितने हुए 8 यहां से और 2 यहां से, यानी कितने हो गए 10 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हुए 8 और 0, तो 8 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन, यानी कि सॉरी 8 न्यूट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने हुए 8 और 2 यहां से, सो 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूट्रल होगा कोई भी मॉलिक्यूल तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे, अगर न्यूट्रल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंट होंगे। वो कितने डिफरेंट होंगे, जितना 4 है, यहाँ प्लस का तो एक कम हो गया इलेक्ट्रॉन, इसके पहले वाले में देखा था माइनस था, उतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे थे, 47 प्रोटॉन आ रहे थे PO4 माइनस में, और 50 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ये भी ध्यान रखना है। अब जैसे करते हैं एक और एग्जांपल, अमोनिया, इसको ऐसे लिखेंगे ना, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन क्या होती है 1 और 1, नाइट्रोजन 7 और 14। तो कैसे लिखेंगे 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों को माइनस करा 7 न्यूट्रॉन। यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों को माइनस करा 0 इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो 1 into 3 प्रोटॉन बराबर 3 प्रोटॉन, 1 into 3 इलेक्ट्रॉन बराबर 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास टोटल प्रोटॉन क्या आएंगे 7 + 3, यानी कि 10 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या आ रही है 7 न्यूट्रॉन, और सॉरी दिस इज न्यूट्रॉन
तो 7 न्यूट्रॉन प्लस 0 न्यूट्रॉन यानी कि 7 न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 7 और 3, 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। सो ये आपकी वैल्यूज होगी। देखो अगेन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है इस केस में। एक दो थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल भी लेते हैं, फॉर इंस्टेंस लिया H2SO4, H2SO4 में हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। कैसे करेंगे देखो, इसको कैसे लिख लें, हाइड्रोजन है एक, सो 1 और 1, और है कितनी हाइड्रोजन 2, और क्या है इसमें सल्फर 1632, और ऑक्सीजन कितनी है 4, और होता क्या ऑक्सीजन 6 और 8 और 16 ना, ये आ गया। तो कैसे लिखेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन, तो 1 into 2 करेंगे तो 2 प्रोटॉन यहाँ टोटल आए, और यहाँ 2 into 1 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ टोटल आ गए। 16 वाले को कैसे लिखेंगे, 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन, और 32 और 16 माइनस कर दिया 16 न्यूट्रॉन, इसको कैसे लिखेंगे 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8 न्यूट्रॉन आ गए। अब यहां पर 4 है तो 8 into 4 बराबर 32 प्रोटॉन, यहां क्या आ जाएगा 8 into 4 बराबर 32 न्यूट्रॉन, और यहां भी 8 into 4 बराबर 32 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं टोटल प्रोटॉन काउंट करूं सो ये और ये आ है, तो क्या बोलेंगे 2 प्रोटॉन प्लस 16 प्रोटॉन प्लस 32 प्रोटॉन, ये हुआ 48 और 2 यानी क्या हो गया 50 प्रोटॉन। ठीक है, ये देखो 16 प्रोटॉन है, सॉरी ये जो है यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 32 और ये भी 16 थे, अगेन क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन, यानी अगेन कितने हो गए 50 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन देखिए यहाँ तो न्यूट्रॉन है नहीं, यहाँ है 16 और 32, यानी कि यहाँ तो 0 न्यूट्रॉन 16 न्यूट्रॉन और 32 न्यूट्रॉन, यानी ये बिकम 48 न्यूट्रॉन। इस तरह से ये कैलकुलेट करने अगेन बहुत जरूरत पड़ेगी। हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखा था, जो काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है, काफी लोगों को ऑलरेडी से आता होगा, और हम लोग उसे दोबारा करेंगे क्योंकि अभी हम लोग जब मोल के डायरेक्ट मोल से जुड़े सवाल करेंगे तब इन कॉन्सेप्ट का वहां एप्लीकेशन आएगा। तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि वी शुड गेट प्रोफिशिएंसी इन कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो आगे यहाँ ही नहीं काफी आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी उनकी जरूरत पड़ेगी एक दूसरे, तो वहां भी काम आएगा। अब कल हमने इसके अलावा पिछली क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक मास भी कंप्लीट कर लिया था, है ना। एटॉमिक मास एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि एटॉमिक मास क्या था, कि उसको हम दो तरह से यूनिट में डिफाइन कर रहे थे। एक तो यूनिट ली थी AMU और एक ली थी GAM, ग्राम एटॉमिक मास। तो AMU क्या था, ये हम लोग बोलते थे कि एक एटम का मास, और ग्राम एटॉमिक मास को हम बोल रहे थे कि एक मोल ऑफ एटम का मास, और एक मोल बेसिकली क्या है 6 × 10⁻23 अप्रॉक्सीमेटली इतने मोल ऑफ इतने एटम का मास जो होगा वो ग्राम एटॉमिक मास होगा, या उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं व्हेन द एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। अब हम लोग आगे करेंगे, एक कॉन्सेप्ट है वो है मॉलिक्यूलर मास, है ना। अब ध्यान रखना एक बात और वो ये है कि आपको जो एटॉमिक मास 30 दिए गए उनको थोड़ा सा ध्यान करना शुरू करो, है ना, थोड़ा रिवाइज करो। आगे बढ़ते हैं, और वो है अगला इसी में सब टॉपिक, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या इसी को मोलर मास भी कह दिया जाएगा, ठीक। शॉर्ट में हम लोग इसे mm कह देंगे। इसमें भी हम लोग दो तरह की बात करेंगे कि एक आएगा कि व्हेन द मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ AMU के टर्म में मॉलिक्यूलर मास डिफाइन हो, या एक होगा मॉलिक्यूलर मास डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ GMM, ग्राम मोलर मास। तो पहले तो GMM या ग्राम मोलर मास की बात कर लें, ठीक है, या उसको मॉलिक्यूलर मास भी कहेंगे, ठीक है। और दूसरा रहेगा AMU, है ना, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में उसको डिफाइन करना। मान लो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है इसमें अगर मैं कार्बन के एटम का मास रखूं तो कार्बन यहाँ कितने 6 × 12 प्लस
हाइड्रोजन है एक, तो 12 इंटू 1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन है 6 इंटू 16, तो ये हुआ 96, ये हुआ 72 और 12 84 और 96 कितना हो गया 180। अब अपने को यहां पे समझना है इसके पीछे मैं क्या लगा रहा हूं। अगर मैं लिखता हूं C6H12O6, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज की विद रिस्पेक्ट टू लिखें कि ऐसे लिखा हुआ मैंने 180 AMU, एक तो मैं ये लिखूं और एक बार ऐसे लिखूं 180 G फॉर ग्राम, क्या मतलब है? अगर मैं बोलता हूं 180 AMU, इसका मतलब है इट इज ए मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ये मास है, एक छोटा सा जो मॉलिक्यूल होता है उसको उठाएं और उसका मास क्या होगा 180 AMU। और इसको अगर मैं ग्राम के टर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो भी मुझे पता है, याद है पिछली क्लास में करा था, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1.66 या इंटू 10⁻24 ग्राम, या मैंने शॉर्ट में 1.6 ही लिख दिया है ना अप्रोक्सीमेटली। तो अगर 180 AMU होगा, सॉरी 1 AMU है ना, 1 AMU will be equal to 1.66 into 10⁻24 ग्राम। अगर आपके पास 180 AMU होता तो मैं क्या करता, 180 into 1.66 into 10⁻24 ग्राम, ये बन जाता आपका। तो ये हो जाता है एक मॉलिक्यूल का मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो AMU अगर लगा उसका मतलब है एक मॉलिक्यूल का मास कितना है। पर अगर मैं लिखूं 180 ग्राम, इसका मतलब होता है कि इट इज ए मास ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, यानी एक मॉलिक्यूल नहीं है यहाँ, एक मोल ऑफ ग्लूकोज। और एक मोल ऑफ ग्लूकोज में कितने ग्लूकोज होंगे 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यानी मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूंगा कि इट इज ए मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये मतलब हो जाता है। तो अभी ये बात क्लियर हुई, मॉलिक्यूलर मास या उसी को मोलर मास या एमएम कह देंगे या उसको जीएमएम कहेंगे। जीएमएम बार बार जी नहीं लगाते, उसको भी हम लोग एमएम ही मान लेते हैं। अब आप आगे जो भी पढ़ोगे उसको जनरली एएमयू में एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो एक मोल के लिए मास लिखेगा। तो एक मोल के लिए मास का मतलब यहाँ हम क्या ले रहे हैं, ग्राम। तो इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि जीएमएम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन molecular mass is expressed in gram, when molecular mass is expressed in gram, then it is known as GMM। ठीक है, उसको हम लोग तब GMM कह देते हैं, ये उसके बेसिक डेफिनेशन में आ जाता है। या उसको हम लोग ऐसे बोलेंगे इट इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, या इट इज अ मास ऑफ दिस मच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। और अगर मुझे मोलर मास कैलकुलेट करना है तो अपन कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। मान लो एक दूसरा एग्जांपल लिया है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से NaCl। तो मैंने आपको इसका एटॉमिक मास लिखा है 23, क्लोरीन क्या हो गया 35.5, सो ये हो गया 158.5। अगर मैंने इसके पीछे ग्राम लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि ये जो 58.5 ग्राम है, ये कितने सारे मॉलिक्यूलों का, कितने सारे NaCl के मॉलिक्यूल का मास होगा 6 into 10⁻23, यानी एक मोल मॉलिक्यूल का इतना सारा। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं बोलूंगा कि इट इज ए मास ऑफ 1 मोल और 6 into 10 की पावर, मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं, एग्जैक्टली अब नहीं लिखूंगा, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये मतलब हो जाएगा इसका, है ना। पर अगर मैं ये लिख देता इसको कि इसका जो है वहां से 158.5 AMU, तब मैं क्या कहता कि इट इज ए मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, है ना, 1 molecule of NaCl, right? Is it clear? Now it is clear. Let us say कि अगर मैं बोलूं CO2, तो इसका निकल कर आएगा 12 plus 2 into 32, so ये हो जाएगा 44। अब मैं 44 को 44 AMU भी कह सकता हूं या 44 ग्राम भी कह सकता हूं। अगर AMU कहता हूं so it is a mass of 1 molecule of CO2,
और अगर मैं 44 ग्राम कह रहा हूं तो क्या बोलूंगा, इट इज ए मास ऑफ 6 into 10 की पावर 23 और है ना 1 मोल ऑफ CO2। तो ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब जनरली आप आगे जो भी पढ़ोगे एमयू में मेंशन करे तो ठीक है, अदरवाइज वो किस में मेंशन करेगा, ग्राम में मेंशन करेगा। और अपने को ध्यान रखना है कि इट इज नॉट ए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अगर हम बोलेंगे CO2 का मास 44 ग्राम है, जिसका मतलब ये तो बहुत भारी होती है, एक मॉलिक्यूल होता, हम तो बहुत सारी CO2 लेते हैं ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो 44 ग्राम है इसका मतलब एक मोल ऑफ जो है CO2 के मॉलिक्यूल, उसका मास ये है। इज क्लियर? ना अभी क्या करना है, मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट दे रहा हूं मोलर मासेस को लेके, वो अपने को याद रखनी है। कॉमन एग्जांपल दे रहे हैं, ये वो एग्जांपल हैं जो बार बार आते हैं और उनके मोलर मासेस बेहतर होता है टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन में, नीट में, कि अपन लोग जो है इसके मॉलिक्यूल का मोलर मास डायरेक्ट रट ले रादर देन वहां कैलकुलेट करें। रिमेंबर 180 क्वेश्चन आएगा, 45 केमिस्ट्री, 45 यू नो फिजिक्स एंड 90 बायो। तो केमिस्ट्री छोटा पड़ता है, उसको हम लोग टाइम बचाने के लिए ऐसी छोटी छोटी बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। केमिस्ट्री में टाइम बचा के वी विल अप्लाई इन फिजिक्स और इन बायो, बिकॉज़ बायो 90 क्वेश्चंस विल बी देयर, राइट। तो मैं यहां जो आपको क्या दे रहा हूं, सम कॉमन मॉलिक्यूल ऑफ या सम कॉमन मोलर मासेस लिख दे रहा हूं, some common molecule and their molar masses and their molar mass, ठीक है। यहाँ जो लिस्ट दे रहा हूं ये वो है जो हर ज्यादातर सवाल में यही आते हैं, बहुत घूम फिर के कोई अननोन नहीं आएगा। अननोन आएगा फिर एडेड मास देकर हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ अनफेमिलियर आएगा तो भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ जो मैं लिस्ट दे रहा हूँ ये उनकी है जो अपने को ध्यान रखना है, और जो भी मैं दूंगा वो GMM के टर्म में लिखेंगे। सो ये 180 ग्राम होता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, दिस इज 342, दिस इज नोन एज सुक्रोज, जो बहुत कॉमनली आएगा है। KMnO4 158 ग्राम याद कर लेना है हमेशा के लिए। दिस इज पोटेशियम, बहुत कॉमन है ये, पर मैंगनेट। देन वी हैव K2Cr2 O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, दिस इज योर 294। देन वी हैव NaCl, कुछ कॉमन नाम आई विल नॉट राइट, NaCl। Then we have KCl 74.5, they all are gram. Then we have NaOH 40 gram. We have calcium hydroxide 74 gram. Then we have urea, let me write the formula, NH2CO NH2, which is your urea, and it is 60. Another very common one is acetic acid, which is again 60. Then we have H2SO4 98, they all are gram. Then we have H3PO4 phosphoric acid, it is also 98 gram. We have carbonic acid, बहुत बार आएगा यहाँ, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कुछ कॉमन है उनके नाम नहीं लिख रहा हूँ, H2SO4 आप सब जानते हो, it is 62 gram. We have नाइट्रिक एसिड, it is 63 gram, ठीक है। इसके अलावा let us also write for another common one which is generally asked is Mohr salt. Mohr's salt. This is ammonium sulfate dot FeSO4 dot 6H2O, और इसका ग्राम मोलर मास है 392 ग्राम। कई बार ये सवालों में यूज होगा, अब कैलकुलेट करने में बहुत टाइम जाएगा तो हम डायरेक्ट याद कर लेंगे कि दिस इज मोहर सॉल्ट, इट इज नोन एज अमोनियम सल्फेट फेरस सल्फेट डॉट 6H2O व्हिच इज 392 ग्राम, है ना। इसके अलावा वी हैव
ऑक्सैलिक एसिड, ये बड़ा कॉमनली आता है। देखिए ऑक्सैलिक एसिड ऐसे लिख रहे हैं एनहाइड्रस, दिस इज एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड, यानी इसमें जो पानी का क्रिस्टलाइजेशन है वो ऐड नहीं करा है, तब इसका मोलर मास 90 ग्राम होता है। और अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है COOH.2H2, यानी दिस इज हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, देन इट इज 126 until unless मेंशन ना करे हम लोग इसको हमेशा हाइड्रेटेड मान के चलेंगे और 126 ग्राम लेंगे। मेंशन कर दे तो ले लीजिएगा 90 ग्राम, अदरवाइज यही रखेंगे। तो ये कुछ जो है एक और बड़ा आता है ना HCl 36.5, याद रखना HCl 36.5 ग्राम, वी हैव HBr 81 ग्राम, HI 128 ग्राम, सिमिलरली HF 20 ग्राम। तो कुछ कॉमन सी चीजें अपन लोग लिखी हैं, खासकर ये बहुत ज्यादा कॉमन है, खूब सारी पूछी जाती है ना। लेट मी राइट वन मोर फॉर यू, एंड दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। मैं यहां लिख दे रहा हूं इथाइलिन ग्लाइकोल, ये भी काफी मिलेगा, CH2OH, ये इसका फॉर्मूला है CH2OH, और इट इज अराउंड 62 ग्राम। लेकिन 24 और 36 और 32 है ना, 62 ग्राम। सो ये अपने को ध्यान रखना है, मॉलिक्यूल कुछ कॉमन और उनके मोलर मासेस, अदरवाइज आप निकाल तो सकते हो, पर ये कुछ चीजें अपने को थोड़ा ध्यान रखनी है। सो विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर मोलर मासेस। नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू कैलकुलेट मोल। तो याद करो मोल के 3 फॉर्मूले कराए थे, उन्हीं फॉर्मूले पे वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर।